अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, यानी टाइप्स ऑफ टेबल जो है हमारे पास वो कौन कौन से होते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर। पेज नंबर है आपकी बुक का 109। 109 पेज नंबर जो है वो ओपन कर लें और यहाँ से हम जो है स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। जो है रिलेशन क्या होता है आपको पता है कि हमारे पास हम टेबल को रिलेशन कहते हैं और इसकी डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी है कि आपका जो है वो इंटरसेक्शन होता है बिटवीन रोज एंड कॉलम, जो है उसको हम जो है वो टेबल कहते हैं और इसको हम डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो बेस टेबल है। बेस टेबल से मुराद ये है अ बेस टेबल इज अ टेबल दैट एग्जिस्ट इन अ डाटाबेस। यहाँ तक तो बुक के ऊपर लिखा हुआ पहली लाइन के अंदर ही जो है, ठीक है जी। इसके आगे आप ऊपर जो है वो एक तीर का निशान लगा के इसमें ऐड कर लें एंड यूज टू स्टोर डाटा, ठीक है जी। तो मेन काम जो है वो बेस टेबल का वो डाटा स्टोर करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, बनाते भी इसीलिए हैं और इसका जो इस्तेमाल होता है वो भी इसीलिए होता है कि इसमें हम डाटा जो है वो स्टोर कर सकें। तो बेस टेबल जो है हमारे पास ये एक्चुअली आपका कह लें कि फिजिकल टेबल डाटाबेस के अंदर होता है। डाटाबेस के इनसाइड बात करें तो फिजिकल टेबल होता है और इसमें आप एक्चुअली डाटा जो है वो स्टोर करते हैं। इट इज़ अ टेबल दैट इज क्रिएटेड बाय द यूजर। ये एक ऐसा टेबल होता है जो यूजर क्रिएट करता है। यूजर आप कह सकते हैं कि लाजमन नहीं, जो एंड यूजर है, क्योंकि हमने पढ़ा था हमारे पास यूजर की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो आपका जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, असल में वही जो है इसको क्रिएट करेगा, तो वो भी हमारा एक यूजर ही है, ठीक है जी। तो आगे उसने लिखा हुआ है इट इज नॉट ड्राइव फ्रॉम अनदर टेबल, ये किसी और टेबल से ड्राइव नहीं किया जाता। अ बेस टेबल कैन बी क्रिएटेड, ऑल्टर एंड रिमूव फ्रॉम अ डाटाबेस। इसको हम क्रिएट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। These tasks are accomplished using SQL स्टेटमेंट। और ये सारे काम है ना ये हम SQL लैंग्वेज की मदद से करते हैं, जिसे हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है जी। डेफिनेशन जो शुरू में ना सिर्फ वही लाइन आपकी होगी, बाकी आप सिर्फ जो अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लें। अ बेस टेबल इज अ टेबल दैट एग्जिस्ट इन अ डेटाबेस एंड यूज टू स्टोर डाटा, ठीक है जी। तो ये आपके पास एंड यूज टू स्टोर डाटा जो आपने खुद ऐड कर लेना है, अपने बुक के ऊपर ही लिख लें ताकि आपकी डेफिनेशन पूरी हो जाए। दूसरा ये हमारे पास क्यूरी रिजल्ट। क्यूरी क्या होती है पहले आप देख लें, ये आपने ना आईटी की बुक में भी पढ़ा हुआ था क्यूरी जो है ना। तो हमारे पास जो है ये कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जो हम डेटाबेस को देते हैं अपने डाटा एक्सेस करने के लिए। तो क्यूरी इज अ क्वेश्चन इन विच द यूजर आस्क्स द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन टेबल्स। यानी ये एक हमारे पास एक क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन की बजाय ना इसके ऊपर एक और वर्ड लिखने ज़्यादा बेहतर है कि ये एक कमांड है हमारे पास में, ठीक है जी। एक कमांड है जिसमें हम क्या करते हैं, इन विच द यूजर आस्क्स द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन टेबल्स। डिफरेंट ऑपरेशंस क्या हो सकती हैं? वो जो हमने मैनिपुलेशन में पढ़े थे वो, और उसके अलावा जो हमने डीडीएल में पढ़े हैं वो सारे ऑपरेशंस। यानी मैनिपुलेशन में डाटा इंसर्ट करना यानी एंटर करना, डिलीट करना, अपडेट करना या डाटा को एक्सेस करना। तो ये चार ऑपरेशन जो हैं ये आपके इसमें शामिल होंगे। तो इसके बाद आप जो है एक लाइन ये होगी, इसके बाद आपकी सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड क्यूरी इज एग्जीक्यूटेड द रिजल्टेंट डाटा इज आल्सो स्टोर्ड इन टेबल्स। जब हम उसे कुछ कहते हैं डाटा हमें ला के दो, तो वो डाटा जो होता है ना वो वहां से उठा के उसे फिर टेबल में स्टोर करता है। वो टेबल ना टेम्परेरी होता है। आप इसके आगे लिख भी सकते हैं कि ये हमारे पास जो है एक टेम्परेरी टेबल होता है, एक्चुअल टेबल नहीं होता। ये जब तक आपने रिजल्ट आपके सामने होगा तब तक ये टेबल कायम रहेगा। जैसे ही आप उस स्क्रीन को बंद करेंगे या उस व्यू को बंद करेंगे, वो जो आपके सामने विंडो नज़र आ रही होगी, तो ये टेबल भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब आपने क्यूरी लगानी है तो जो उसका रिजल्ट बनेगा वो टेबल जो होगा उसको हम कहेंगे वो क्यूरी रिजल्ट है, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास हो गया क्यूरी रिजल्ट जो है। इसके बाद तीसरे आ जाता है फिर हमारे पास जो टाइप है, सच टेबल्स आर कॉल्ड क्यूरी रिजल्ट टेबल्स, इनको हम क्यूरी रिजल्ट टेबल्स भी कहते हैं। ये आपकी आखिरी लाइन भी आप निशान लगा लेना है। इसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे पास व्यूज। व्यूज की डेफिनेशन इसमें बहुत छोटी सी लिखी हुई है पहली लाइन के अंदर जो है, लेकिन आप इसमें जो है ना कुछ ऐड कर लें, मैं अभी आपको बता देता हूँ। अ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल, यानी जिस तरह हमने बात कहा था ना बेस टेबल जो हमारा फिजिकल टेबल होता है, तो व्यू जो था ना हमारा ये वर्चुअल टेबल होता है, इसलिए हम इसे व्यू कहते हैं। ये वर्चुअल टेबल है। आगे इसके आगे आप ऐड करेंगे, ऊपर निशान लगा के तीर का आप आगे लिख लें, दैट इज क्रिएटेड टू फुलफिल द स्पेसिफिक यूजर रिक्वायरमेंट्स।
यानी हम इसको जो है वो इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम किसी खास यूजर की जो है वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। मैं फिर बोल देता हूँ, अ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल दैट इज क्रिएटेड टू फुलफिल द स्पेसिफिक यूजर्स रिक्वायरमेंट्स। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। इस डेफिनेशन के बाद जो है आप इसमें जो है वो इसमें मजीद जो है वो ऐड कर लें। कुछ ऐड इस तरह से हो जाएगा, सपोज अ यूजर वांट्स टू व्यू अ फ्यू कॉलम्स ऑफ अ बेस टेबल इंस्टेड ऑफ ऑल कॉलम्स। यानी अगर हमारे पास एक यूजर जो है जिसको चाहिए या हम उसे सिर्फ जो है कुछ कॉलम दिखाना चाह रहे हैं बेस टेबल के, सारे कॉलम नहीं दिखाना चाह रहे। ये मैं आपके साथ कई दफ़ा जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ कि स्टूडेंट्स का एक टेबल है, उसमें हमारे पास जो है वो 10-15 कॉलम्स हैं। हम हर एक को तमाम कॉलम्स नहीं शो करवाना चाह रहे। टीचर्स को सिर्फ जो है वो रोल नंबर, नेम और फर्ज कर लें कॉन्टैक्ट नंबर मैक्सिमम चाहिए होगा। अकाउंट्स वालों को भी इस तरह जो है वो रोल नंबर और एड्रेस चाहिए होगा, फर्ज कर लें, और नेम चाहिए होगा। एग्जाम वालों को जो है वो आपके जो है नेम, रोल नंबर और पिछले मार्क्स जो हैं वो हो सकते हैं उन्हें चाहिए हो। तो अलबत्ता प्रिंसिपल साहब जो है उन्हें पूरा टेबल भी दिखाना पड़ सकता है। तो इस लिहाज से टेबल का जो है ना, टेबल एक ही होगा लेकिन हर एक यूजर की उस टेबल से रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगी। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, हर एक यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका व्यू क्रिएट कर देते हैं, एक वर्चुअल टेबल, असल टेबल के ऊपर एक वर्चुअल टेबल क्रिएट कर देते हैं ताकि वो जो टेबल है वो सिर्फ उस यूजर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। तो ये बात उसने कही हुई है कि बेस टेबल में हमारे पास कुछ कॉलम है लेकिन यूजर को सारे कॉलम नहीं चाहिए होते, इसलिए फिर हम यूजर की रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए जो है ना एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं। A view can be created to fulfill दिस रिक्वेस्ट जो है, तो हम उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए फिर एक व्यू जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ तक निशान लगा लें, आगे एक लाइन छोड़ दें और एंड वाली लाइन लिख लें, दिस फॉर्मेट कैन बी सेव्ड एज अ व्यू बाय गिविंग इट अ नेम। तो हम इसको जो है ना वो सेव भी कर सकते हैं, यानी हम उस व्यू को कोई एक नाम दे के कि ये इस यूजर का व्यू है। जिस तरह टीचर के लिए एक व्यू क्रिएट कर दिया था, अकाउंट्स वालों के लिए एक व्यू क्रिएट कर दिया था, तो हम उसे अकाउंट व्यू, टीचर व्यू के नाम से इस तरह से जो है ना उन्हें स्टोर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, बेस टेबल जो है वो तो एक्चुअल टेबल है जिसमें हम डेटा स्टोर किया हुआ है। उस टेबल की मदद से हम जो है यूजर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कुछ व्यू क्रिएट कर लेते हैं और उन व्यूज को फिर हम जो है कुछ नाम दे के स्टोर भी कर लेते हैं। और जो क्यूरी रिजल्ट टेबल होता है हमारे पास, वो सिर्फ ये होता है जब आप कोई क्यूरी लगाते हैं, कोई कमांड उसे देते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए जो आपको डाटा शो करवाएगा वो आपका क्यूरी रिजल्ट होगा। इसकी मिसाल आप ये भी ले सकते हैं कि आपने फर्ज कर लें गूगल क्रोम जो है वो ओपन किया, उसमें कोई जो है वो आपने किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखा, वो वेबसाइट आपके सामने आएगी। जब आप गूगल क्रोम को बंद कर देंगे वो खत्म हो जाएगी। तो वो आप कह लें वो आपका क्यूरी रिजल्ट था। क्यूरी क्या थी आपकी, आपने वेबसाइट का एड्रेस लिखा तो उसके अगेंस्ट में आपको जो है वो पूरी वेबसाइट जो है वो नजर आनी शुरू हो गई, और जब आपने इसे बंद कर दिया तो वो खत्म हो जाएगी। आपकी इसमें कहीं पे जो है आप कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं होगी, ठीक है, लेकिन बैकएंड पे सर्वर में यानी बेस टेबल में वो स्टोर है। तो क्यूरी रिजल्ट यही है कि जब आप क्यूरी लगाते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको रिजल्ट आता है, उसको हम क्यूरी रिजल्ट टेबल कहते हैं। ओके जी, ये तो हमारे पास हो गए टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी 3 टेबल्स की टाइप्स होगी हमारे पास में। अब इनकी ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्यूरी रिजल्ट की तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम बेस टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और व्यू की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही मेन 2 टेबल्स होते हैं। एक हम बेस टेबल को हम फिजिकल टेबल भी कह लेते हैं और व्यूज को हम जो है वर्चुअल टेबल भी कह लेते हैं। क्यूरी रिजल्ट टेबल जो चूंकि हम उसे स्टोर नहीं करते, ये आप कह लें कि कुछ देर के लिए होता है, जब तक आपने रिजल्ट देखना है उसके बाद इसको खत्म कर दिया जाता है, ये ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाता है। ओके जी, पहले हम देख लेते हैं कि व्यूज के एडवांटेजेस क्या है हमारे पास। सबसे पहला एडवांटेज जो है व्यू का हमारा वो है सिक्योरिटी। अब इसमें आपने निशान कहाँ पे लगाना है, दूसरी लाइन से आपने स्टार्ट करना है। द व्यूज कंटेन्स द स्पेसिफिक डाटा द यूजर इज ऑथोराइज्ड टू सी। कि व्यू के अंदर सिर्फ वही डाटा होता है जो एक यूजर को हमने ऑथोराइज किया होता है कि वो देख सकता है। जिस तरह डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, वो कहेगा टीचर को सिर्फ ये टेबल हमारे पास पड़ा है, जिस तरह उसने एग्जाम्पल दी हुई 109 पेज के ऊपर जो है 4 कॉलम है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम सिर्फ दिखाना है, तो ये एक व्यू क्रिएट हो गया हुआ है। असल टेबल जो है वो उसमें 4 कॉलम है और व्यू के अंदर सिर्फ 2 कॉलम है। किसी और को हो सकता है हम सिर्फ जो है वो रोल नंबर और नेम शो करवा दें, किसी और को हो सकता है हम सिर्फ रोल नंबर और क्लास शो करवा दें। तो इस लिहाज से ये डिफरेंट व्यूज क्रिएट किए जा सकते हैं इसके ऊपर जो है। और अगर आपको याद हो जो हमने 3 लेवल स्कीमा पढ़ा था, उसमें हमने यही पढ़ा था कि कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर एक टेबल होता है, उसमें ज़्यादा कॉलम हो सकते हैं और उससे हम डिफरेंट व्यूज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये वही व्यूज हैं जो हमारे जो है एक्सटर्नल लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा कि जिस यूजर को जितने कॉलम चाहिए सिर्फ हम उसे उतने ही दिखाएंगे, तो जाहिर बात है बाकी डाटा हमारा सिक्योर रहेगा।
एक बात, द यूजर इज रेस्ट्रिक्टेड टू एक्सेस ओनली स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ स्टोर डाटा। तो यहां तक आप निशान लगा लें, दूसरी लाइन से शुरू करके द व्यूज कंटेन्स स्पेसिफिक डाटा, और एंड पे आके स्टोर डाटा तक जो है निशान लगा लें। आगे जी क्यूरी सिंप्लिसिटी, कि आपकी क्यूरी यानी कमांड जो है वो किस तरह इसके अंदर सिंप्लीफाई किस तरह हो जाती है। A view can draw data from several different tables and present it as a single table। कहता हो सकता है कुछ व्यू हमारे पास ऐसे भी हों जो 3-4 टेबल से डाटा उठा के लेके आ रहे हो। 3-4 टेबल का डाटा मैंने आपको कई दफ़ा एग्जांपल दे चुका हूँ, फिर मैं आपको दे देता हूँ। इसको अलबत्ता एक बात आपने और भी याद रखनी है, डाटाबेस की ज़ुबान में हम इसको ज्वाइन कहते हैं। ज्वाइन करना यानी मिला देना टेबल्स को। जब हम 2-3 टेबल से डाटा इकट्ठा उठाते हैं तो हम उसको कहते हैं हमने टेबल्स को ज्वाइन कर दिया है। तो दूसरी बात यह कि कब हमें इस तरह की ज़रूरत पेश आती है, मैंने आपको बताया था टीचर के टेबल के अंदर जो है वो सिर्फ आपकी अटेंडेंस पड़ी हुई है। अकाउंट्स के टेबल के अंदर आपकी जो है वो ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है कि फ़ी पे की है कि नहीं की, और एग्ज़ाम के टेबल के अंदर ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है कि इसने प्रीवियस सेमेस्टर का जो है वो पास कर लिया कि नहीं किया। अब हम जो है एक क्यूरी लगाते हैं, एक कमांड डाटाबेस को देते हैं कि हमें उन तमाम स्टूडेंट्स का डाटा शो करवाओ, जो कि क्यूरी रिजल्ट में शो होगा, आपको पता है। उन तमाम स्टूडेंट्स का डाटा शो करवाओ जिनकी अटेंडेंस जो है वो 80% है, उनकी फ़ी जो है वो पेड है, और उन्होंने अपने लास्ट सेमेस्टर का जो है वो एग्ज़ाम पास कर लिया हुआ है। तो आप देखें ये 3 अलग अलग टेबल्स में डाटा पड़ा हुआ था, वहाँ से उठा के हमने इसको कंबाइन करना है। तो जब कंबाइन करेंगे तो वो जो डाटा हमारे पास आ जाएगा ना, वो हमारी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स थी, वो एक व्यू क्रिएट हो गया। हुआ ये था कि वो क्यूरी रिजल्ट टेबल था, टेम्परेरी टेबल था, लेकिन जब हम उसे स्टोर कर लेंगे एज ए व्यू के तौर पे तो फिर हमारे पास वो स्टोर रहेगा हमेशा के लिए। अब बेस टेबल उसके 3 है बैकएंड पे, लेकिन हम तीनों से मिला के डाटा उसमें लेके आए हैं, तो वो हमारे जो वो एक व्यू बन जाएगा। इसलिए वो यहाँ पे कह रहा है कि a व्यू कैन ड्रॉ डाटा फ्रॉम सेवरल डिफरेंट टेबल्स, कि बहुत सारे मुख्तलिफ टेबलों से डाटा उठा सकता है, एंड प्रेजेंट इट एज अ सिंगल टेबल, और उसको एक सिंगल टेबल में शो करवाता है। द यूजर कैन इजीली अप्लाई क्यूरीज ऑन दिस व्यू एज अ सिंगल टेबल। तो यूजर का फायदा क्या होता है कि फिर वो बाद में जो है ना इसी टेबल के ऊपर बड़ी सारी क्यूरीज और कमांड लगा सकता है। मिसाल के तौर पे डाटा तो हमारे पास आ गया उन तमाम स्टूडेंट्स का जिनके 80% से ज़्यादा अटेंडेंस है, जिनकी फ़ी पेड है, और जिनका जो है वो सेमेस्टर के अंदर जो है वो पास कर लिया उन्होंने पहला सेमेस्टर जो। अब मैं इस टेबल के ऊपर क्या जो है वो जो है क्यूरी लगा सकता हूँ, कमांड क्या लगा सकता हूँ कि इस टेबल के अंदर जो है मुझे उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए जिन्होंने जो है वो अपनी फ़ी पहले मंथ के अंदर पे कर दी थी, लेट से, ठीक हो गया, या जिन्होंने लेट पे किया उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए, या जिनके अटेंडेंस 100% है उनको हमने कुछ एंड पे जो है वो रिवॉर्ड देना है, तो वो इस टेबल के ऊपर भी मैं इंफॉर्मेशन लगा सकता हूँ। अब देखें स्टूडेंट्स की अटेंडेंस 100% है, लेकिन उस वक्त ने पिछला सेमेस्टर भी पास नहीं किया हुआ और फ़ी भी पे नहीं की हुई, तो उसको हम जो है वो रिवॉर्ड में आगे नहीं लेके आएंगे। तो लिहाजा पहले हम इन तीनों टेबल से डाटा उठा के हमने इकट्ठा किया एक टेबल के अंदर, अब उसके ऊपर फिर हम जो है वो लगा रहे हैं आगे एक कमांड लगा रहे हैं, क्यूरी लगा रहे हैं, जिसकी मदद से हम जो है उन स्टूडेंट्स को फाइंड करेंगे जिन्होंने जो है वो 100% अटेंडेंस जो है जिनकी है। तो हमें पता है जब इस टेबल से डाटा उठाएंगे जिन स्टूडेंट्स की 100% अटेंडेंस है, तो जाहिर बात है उन्होंने फ़ी भी पे की होगी और उन्होंने जो है वो अपना पिछला सेमेस्टर भी पास किया होगा। इसलिए अब मुझे जो ना वो असल टेबल पर जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन जब मैं स्टूडेंट के टेबल के ऊपर यही क्यूरी लगाऊंगा कि मुझे वो तमाम स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी अटेंडेंस 100% है, तो हो सकता है उनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आ जाएं जिन्होंने पिछले सेमेस्टर की फ़ी पे नहीं की और जिन्होंने जो है वो पिछला सेमेस्टर पास भी नहीं किया हुआ। तो लिहाजा हम एक टेबल पहले क्रिएट कर लेंगे इन तीनों टेबल से डाटा उठा के, और उसके ऊपर फिर मजीद क्यूरीज लगाएंगे और उससे फिर हम मजीद डाटा जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये आगे जो है इसी पॉइंट के अंदर द यूजर कैन इजीली अप्लाई क्यूरीज ऑन दिस व्यू एज अ सिंगल टेबल। तो यूजर जो है ना फिर इसके ऊपर जो है एज अ सिंगल टेबल के तौर पे इसके ऊपर डिफरेंट क्यूरीज या डिफरेंट कमांड जो है वो लगा सकता है। आगे जी स्ट्रक्चरल सिंप्लिसिटी क्या होती है, व्यूज कैन गिव पर्सनलाइज व्यूज ऑफ द डेटाबेस टू अ यूजर। अब डेटाबेस के अंदर जो है ना वो टेबल जो पड़ा हुआ है उसमें तो 15 कॉलम है, लेकिन जो यूजर को चाहिए वो सिर्फ 3 कॉलम चाहिए। तो लिहाजा वो यही बात यहाँ पे कर रहा है कि व्यूज असल में करते क्या है, ये डेटाबेस का पूरा व्यू नहीं आपको शो करवाते, पूरी डेटाबेस नहीं शो करवाते, बल्कि यूजर की जो रिक्वायरमेंट है, यूजर की जो पर्सनलाइज जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको डाटा दिखा देंगे। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल सिंप्लिसिटी होगी। यानी वैसे तो स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमने इसे सिंप्लीफाई करके जिस यूजर को जो चाहिए उसमें उसे कन्वर्ट कर दिया हुआ है।
आगे जी इसमें मजीद लिखा हुआ है, इट प्रेजेंट्स डेटाबेस एज अ सेट ऑफ वर्चुअल टेबल्स दैट इज मोर यूजफुल फॉर अ पर्टिकुलर यूजर। तो ये जो है ना, ये पूरी डेटाबेस को जो है असल टेबल्स की बजाय व्यूज की शक्ल में दिखाता है, ताकि जो है वो हर एक यूजर के लिए आसानी हो जाए। ठीक हो गया। तो ये स्ट्रक्चरल सिंप्लिसिटी होगी हमारे पास। इंसुलेशन फ्रॉम चेंज है कि ये चेंज में इंसुलेशन का काम कैसे करता है। A view can present a consistent and unchanged image of the structure of database even if the underlying source table are split or restructured। कहता है कि व्यू जो है ना, वो आपको एक्चुअल डाटा शो करवाता रहेगा, अपडेट डाटा शो करवाता रहेगा, चाहे जो है वो आपके असल टेबल के अंदर कुछ चेंजिंग होती भी रहे। लेकिन आपने याद रखना है, जब मैंने आपको 3 लेवल्स की मैं पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि चेंजिंग किस तरह की एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है जी। तो एक टेबल है, उसके 15 कॉलम है, उसमें से हम 3 कॉलम देख रहे हैं। हम उसमें बाद में जो है इन 3 कॉलमों को छोड़ के, जो हमने 3 कॉलम हमने अपने व्यू में इस्तेमाल किए हैं, इनको छोड़ के हम उस टेबल के अंदर चाहे कॉलम जो है वो ऐड करें, चाहे कॉलम को डिलीट कर दें, चाहे कॉलम को अपडेट कर दें, तो हमारे इन 3 कॉलम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर होगी बात जी। तो इसलिए वो कहता है कि ये इंसुलेशन फ्रॉम चेंज है, यानी जब चेंज नीचे होगी, स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होगी, तो व्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंसुलेट रहेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी को हमने कहा था कि ये हमारे पास डाटा इंडिपेंडेंस है। ठीक है जी। तो इंडिपेंडेंस हमें इसी तरह अचीव होती है कि आपका असल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है टेबल का, लेकिन आपके व्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, यूजर जो है अभी भी आपके व्यू को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया इंसुलेशन फ्रॉम चेंज है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन जो है ना, वो क्या है? ये तो व्यूज की प्रॉपर्टीज थी ना, अब रिलेशन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। असल में 4 वैसे प्रॉपर्टीज हैं रिलेशन की जो असल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इससे टोटल यहाँ पे 6 लिखी हैं, हम 6 ही कवर करेंगे। पहली 4 जो है वो क्या है, उनको फिर आप फिंगर टिप्स पे याद कर लें। वो यहाँ पे अगली 4 लिखी हुई है वैसे, लेकिन आपने वो बेसिक 4 ये नहीं भूलनी, इनको आपने जरा जो है अच्छे तरीके से याद कर लेना। 4 है, आप बुक के नीचे थोड़ी सी जगह है, उस वहां पे लिख भी दें कि एक प्रॉपर्टी जो उनमें वो ये क्या है कि यूनिक रोज होगी, हर एक रोज यूनिक होगी, क्योंकि हम प्राइमरी की इसमें डिफाइन करते हैं। नाम सेम हो जाए करेंगे लेकिन रोल नंबर डिफरेंट हुआ करेंगे, तो लिहाजा फिर ओवरऑल पूरी रो जो है हम कहेंगे यूनिक हो गई है। तो हर एक रो यूनिक होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हर एक कॉलम यूनिक होगा, क्योंकि अगर हमने फर्ज कर लें एक जो है वो नेम का कॉलम क्रिएट कर लिया, तो एक और नेम का कॉलम क्रिएट नहीं करेंगे, हम उसके साथ फादर नेम लिख लेंगे अगर हमने नेम का कॉलम क्रिएट करना ही है एक और। ठीक है जी, क्योंकि जारी बात है एक ही नाम होगा, और अगर नाम के 2 हिस्से हमने इस्तेमाल करने हैं या 3 हिस्से इस्तेमाल करने हैं, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम 3 अलग अलग कॉलम बना लें आप जो। तो एक नाम का कॉलम बना के, यानी नेम लिख के, फिर एक और नेम का कॉलम आप नहीं बनाएंगे, आप उसको डिफरेंट करेंगे, कॉलम हमेशा यूनिक हुआ करेंगे। 2 प्रॉपर्टीज, यूनिक रोज एंड यूनिक कॉलम्स, और 2 प्रॉपर्टीज इन्हीं से रेलिवेंट और है, आसानी से याद हो जाएंगी कि ऑर्डर जो है ना रो का, वो भी मैटर नहीं करता, इनसिग्निफिकेंट रो ऑर्डर, और कॉलम का ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। मिसाल के तौर पे आपने जो है वो रोल नंबर कॉलम पहले बनाया, उसके बाद आपने नेम का कॉलम बना लिया, उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर का कॉलम बनाना था, तो आपने क्या किया, पहले एड्रेस का बना लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्टैक्ट का बाद में बना ले, इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा कॉलम का जो ऑर्डर है ना, कि आगे पीछे अगर हम कॉलम कर लेते हैं या बनाते हुए हम आगे पीछे कर जाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेटाबेस के अंदर। इसको हम कहते हैं इनसिग्निफिकेंट कॉलम ऑर्डर, यानी कॉलम के ऑर्डर के जो है ना वो कोई इशू नहीं है। दूसरा, इस तरह रो का ऑर्डर भी कोई मसला नहीं है। आपने रोल नंबर पहला 1 जो पहले स्टोर किया, फिर 2 को स्टोर किया, उसके बाद अभी 3 और 4 जो अभी प्रेजेंट नहीं है, लेट्स से, या अभी उनके डाटा नहीं है हमारे पास, हम 5 को स्टोर कर लेंगे, 3 और 4 बाद में, उनको बाद में स्टोर कर लेंगे, तरतीब भी आगे पीछे होगी ना, कोई मसला नहीं है। यही तो बताना चाह रहा है कि डेटाबेस के अंदर तरतीब आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका डाटा वैसे ही आपको एक्सेस हो जाया करेगा। जब आप उसके अंदर क्वेरी लगाएंगे, कमांड लगाएंगे, तो आपको एक्सेस हो जाया करेगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, यूनिक रो, यूनिक कॉलम, इनसिग्निफिकेंट रो ऑर्डर और इनसिग्निफिकेंट कॉलम ऑर्डर। कि कॉलम का ऑर्डर और रो का ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, और कॉलम और रोज हमेशा यूनिक होगी। ये 4 पॉइंट्स तो ये हो गए। 2 पॉइंट्स में और लिखे हुए हैं, एटॉमिक वैल्यूज इन फील्ड्स, पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपकी किसी भी सेल के अंदर, सेल से मुराद यानी जो रो और कॉलम जहां पे मिल रहे होंगे, तो जो एक हमारे पास वो हिस्सा बनेगा सेल, जिसे हम कहते हैं, जिस तरह हमने एक्सेल में भी देखा था, तो वो जो एक सेल बनेगा उसके अंदर आपकी वैल्यू हमेशा एटॉमिक हुआ करेगी, सिंगल वैल्यू हुआ करेगी।
मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं जी मेरे पास तो डिग्रीज जो हैं वो 4 हैं, मैंने जो मैट्रिक भी किया हुआ है, मैंने इंटर भी किया हुआ है, मैंने आगे ग्रेजुएशन भी की हुई है, मैंने आगे मास्टर भी किया हुआ है। तो आपके नाम के आगे जब जहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी जाएगी ना, वहाँ पे 4 डिग्रीज नहीं लिखी जाएंगी, वहाँ पे 1 डिग्री लिखी जाएगी। इसको हम कहते हैं एटॉमिक वैल्यू। है आपके पास 4 लेकिन लिखेंगे हम वहाँ पे 1 ही। अब इसकी वजह जो है वो कई हो सकती हैं। एक वजह ये है कि पहले जो इसने बात की है कि उसमें जो वैल्यू आनी है वो आनी ही एटॉमिक है। तो हम फिर क्या करते हैं, हम आमतौर पे ना ये कर लेते हैं कि हम हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिख लेते हैं, कि हम मास्टर लिख लेते हैं। तो मास्टर लिखने का मतलब ये है कि जाहिर बात है आपने ग्रेजुएशन भी की होगी, आपने इंटर भी किया होगा और आपने मैट्रिक भी किया होगा। वो हमारे पास जीरो की तरह नहीं, मतलब जो है यहाँ पे हम जरा रियल सिनेरियो ले रहे हैं कि जो क्या करते हैं, जो है ग्रेजुएशन पहले कर लेते हैं, मैट्रिक की संद उनकी बाद में इशू होती है, ठीक है, या मास्टर पहले कर लेते हैं, इंटर की संद उनकी बाद में इशू होती है, या बाद में वो करते हैं। तो इस तरह की नहीं होंगी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। हम जो है वो एक्चुअल फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं कि जब हम लिख लेंगे ना क्वालिफिकेशन मास्टर, तो इसका जो है वो इनहेरिटेड मीन ये होगा कि उसने जाहिर बात है ग्रेजुएशन भी पहले की थी, उससे पहले इंटर किया था और उससे पहले उसने मैट्रिक भी किया था। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने चारों चीज़ों को जो है ना वो एडजस्ट करना है, यानी हमारे पास मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है जिसे हम स्किल या क्वालिफिकेशन कहते हैं, तो फिर आपको एक अलग टेबल बनाना पड़ेगा। ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ कि फिर हमें एक अलग टेबल बनाना पड़ेगा और हम उसमें फिर जाके अलग अलग से जो है ना इनको मैनेज करेंगे। अगर आपको याद हो तो वो जो हमने कल बात की थी ना अपनी ईआर डायग्राम, कल नहीं 1-2 लेक्चर पहले मेरे ख्याल डिस्कशन की है, जब हम ईआर प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे थे कि जब भी आपका जो है वो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होगा, तो जो आपका दरमियान में रिलेशनशिप का होगा डायमंड, उसको हम एसोसिएटिव एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया करेंगे, तो वो एक एक्स्ट्रा टेबल बन जाया करेगा। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा टेबल बना लिया करेंगे। तो बात शुरू हुई थी कि एटॉमिक वैल्यू, क्या आपकी एक सेल के अंदर एटॉमिक वैल्यू होगी, मल्टी वैल्यूड या ग्रुप वैल्यू वाले जो हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। अगर उनको करना है तो हमें अलग अलग कॉलम बनाने पड़ेंगे या अलग अलग टेबल बनाने पड़ेंगे। ग्रुप वैल्यू यानी कंपोजिट एट्रीब्यूट के लिए तो आप अलग अलग कॉलम बना सकते हैं, लेकिन जो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होता है उसके लिए फिर आपको अलग से टेबल बनाना पड़ता है। आगे जी दूसरा है एंट्रीज फ्रॉम सेम डोमेन। जो डोमेन की हमने बात की थी, डोमेन से मुराद रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास मार्क्स है, मार्क्स वाला कॉलम है या एट्रीब्यूट है। अब उसकी डोमेन क्या है, उसमें पहली जो एक दो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो ये उसकी डोमेन है, उसमें नंबर्स आने चाहिए, साथ उसकी रेंज भी हम जो है वो डोमेन के अंदर ही आती है कि उसकी वैल्यूज जो होंगी ना वो 1 से लेके 100 तक होंगी। तो ये बात उसने यहाँ पे की हुई है, अ डोमेन इज द टाइप ऑफ एंड रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स। डोमेन एंड रेंज दोनों चीज़ें आ जाती हैं, यानी टाइप और रेंज दो चीज़ें आ जाती हैं डोमेन के अंदर। कि टाइप कौन सी होगी, जिस तरह मैंने कहा नंबर होंगे, और इसके अंदर रेंज भी आ जाएगी, यानी 1 से 100 तक होंगे, ना 1 से नीचे जा सकते हैं माइनस के अंदर, 0 के अंदर, और ना जो है ये 100 से ऊपर जा सकते हैं, जिस तरह 150 140 हमने लगा दिए नंबर। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रेंज। इसकी आप पहले 1.5 लाइन कर लेंगे, यानी अ डोमेन इज द टाइप एंड रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन, ऑल एंट्रीज इन अ गिवन कॉलम बिलोंग्स टू सेम डोमेन। एक कॉलम के अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी, जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितने भी हमने डाटा एंटर किया होगा, वो सारा एक डोमेन से बिलोंग करता होगा। यानी मार्क्स के कॉलम के अंदर आप नेम एंटर नहीं करेंगे, आप क्वालिफिकेशन एंटर नहीं करेंगे, आप स्किल एंटर नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात जी? तो इसलिए जिस कॉलम की जो डोमेन है उसमें वही वैल्यूज आएंगी, और डोमेन से मुराद क्या है, टाइप और रेंज, कि डाटा किस तरह का होगा और उसकी रेंज क्या होगी। ओके जी, तो आगे हमारे पास फिर आगे यूनिक टपल्स, यूनिक एट्रीब्यूट्स नेम, इनसिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट सीक्वेंस और इनसिग्निफिकेंट टपल सीक्वेंस। वही जो 4 बातें मैंने की थी कि यूनिक टपल्स मुराद यूनिक रोज, यानी रोज सारी यूनिक होंगी। आप चाहे यूनिक रोज लिख ले आगे, यूनिक टपल की बजाय यूनिक रो लिखने कोई इशू नहीं है। यूनिक एट्रीब्यूट नेम होंगे, यानी कॉलम आपके सारे यूनिक होंगे, आप नेम लिख लें साथ उनके नेम यूनिक होंगे। आगे जी जो आपका ऑर्डर है सीक्वेंस का, एट्रीब्यूट्स का, एट्रीब्यूट्स से कॉलम्स है, कॉलम्स का ऑर्डर जो है वो भी आपका इनसिग्निफिकेंट है, कोई इशू नहीं है, आगे पीछे कॉलम हो जाए कोई मसला नहीं है। और जो आपकी रोज हैं उनका भी जो है वो ऑर्डर जो है वो इनसिग्निफिकेंट है, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो ये आप सारा कर लेंगे यहाँ से तैयार जो है।
हाँ, जो ऑर्डर इनसिग्निफिकेंट टपल सीक्वेंसेस में आप पहली लाइन सिर्फ कर लें, काम चल जाएगा उससे जो है। पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। यूनिक टपल मीन ईच टपल इन अ रिलेशन मस्ट बी यूनिक। फॉर एग्जांपल, ये आगे एग्जांपल साथ आप जिस तरह मर्जी तैयार कर लें, ठीक है जी। हर एक यूनिक जो रो होगी वो यूनिक होगी, यानी उसका कोई एक कॉलम जो है कम से कम यूनिक होना चाहिए ताकि वो पूरी रो यूनिक हो जाए। नाम सेम हो सकते हैं, एड्रेस सेम हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, मार्क्स सेम हो सकते हैं, लेकिन हम एक प्राइमरी की डिफाइन करेंगे जिसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, तो ओवरऑल हम कहेंगे पूरी रो जो है वो आपकी यूनिक हो गई। चौथा पॉइंट, यूनिक एट्रीब्यूट नेम। द नेम ऑफ ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन शुड बी यूनिक। उसका जो है हमेशा यूनिक रिपीट नहीं होना चाहिए। जिस तरह मिसाल दी थी कि आपने नेम जो है वो लिखना है, आगे फादर नेम लिखना है, तो इसके साथ लिखने आप जो है वो एम्प्लॉय नेम और आगे फादर नेम कर लें आप जो है, ताकि डिफरेंट हो जाए। ये ना करें नेम और अगले कॉलम का नाम भी नेम ना रख दें और आके जी हमें तो पता ही है ना कि पहले कॉलम में हमने नाम लिखने हैं, अगले कॉलम में फादर नहीं। आप उनका नाम इस तरह का रखें ताकि कोई भी देखे तो उसे भी पता हो कि पहले कॉलम में क्या आ रहा है और अगले कॉलम में क्या आ रहा है। ओके जी, तो इसी तरह जी यूनिक एट्रीब्यूट नेम, द नेम ऑफ ईच एट्रीब्यूट ऑफ आवर रिलेशन शुड बी यूनिक। ये भी हो गया। इनसिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट सीक्वेंस, द सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज इनसिग्निफिकेंट। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई असरअंदाज नहीं होता वो जो। दिस सीक्वेंस कैन बी चेंज विदाउट चेंजिंग द मीनिंग और यूज ऑफ द रिलेशन जो है। कहता हम इसको सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, इससे एक टेबल की मीनिंग के ऊपर, टेबल के यूज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह हम बात करें आखिरी पॉइंट की, इनसिग्निफिकेंट टपल सीक्वेंस जो है, द सीक्वेंस ऑफ अ टपल्स इन अ रिलेशन इज आल्सो इनसिग्निफिकेंट। द सीक्वेंस में बी चेंज हो सकती है, कोई मसला नहीं। जिस तरह बताया था जी, आपने रो एंटर कर रहे हैं, कुछ रोज अंदर से डिलीट होगी, मिसाल 2 और 3 रोल नंबर जो हमने डिलीट कर दिया, बाद में उन्हें ऐड कर ले। अब तब हमारे पास 10 स्टूडेंट्स ऐड हो गए हुए थे, तो 2 और 3 बाद में आ जाए, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। तो इसलिए ये जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन जो है, ये आपके जो है वो मेन 4 पॉइंट्स हैं। 2 उसमें मजीद इसने डिस्कस किए, करने आपने 6 ही हैं कि मेन 4 पॉइंट्स को आप जरा आसानी से याद रख लें, फिंगर टिप्स पे याद रख लें कि यूनिक रो होगी, यूनिक कॉलम होगा, ठीक है, और रो और कॉलम का जो है ना वो ऑर्डर इनसिग्निफिकेंट है, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन जो है इसमें से वो ये इस तरह भी आ सकता है कि आप टाइप्स ऑफ टेबल्स के ऊपर जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब करें, और इसके अंदर से सवाल 2 और भी बनते हैं, और वो 2 और सवाल क्या बनते हैं कि व्यू क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज बताएं। या ये भी बन सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड व्यू, आल्सो डिस्क्राइब द व्यूज प्रॉपर्टीज, ठीक है। और एक सवाल और बन सकता है, और वो ये है व्हाट इज अ रिलेशन या टेबल, ठीक है, वो रिलेशन भी कह सकता है, टेबल भी कह सकता है, ठीक है। आल्सो डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, के रिलेशन की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है। और अगर टाइप्स ऑफ टेबल का तीसरा सवाल जो मैंने पहले बताया था वो बनता है, तो उसमें सिर्फ आपने बेसिक ये 3 टाइप्स बतानी, बेस टेबल्स, क्वेरी, रिजल्ट्स, व्यूज। और अगर अलग से सवाल पूछा जाता है कि व्यूज क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज बताएं, फिर आपने उसी तरह से करना है। और अगर इस तरह कहते हैं कि बेस टेबल और व्यू में क्या फ़र्क है, फिर इन दोनों की डेफिनेशन, और आगे कहता है व्यू की आप प्रॉपर्टीज बता दें, फिर व्यू की 4 प्रॉपर्टीज आप बता दें। और अगर सवाल आता है जी टेबल क्या है रिलेशन डेटाबेस के अंदर, तो आप टेबल की डेफिनेशन करें, जिस तरह ये बेस टेबल की डेफिनेशन की है हमने, और उसके साथ इसकी ये 6 प्रॉपर्टीज जो है वो लिखनी है। तो इस टॉपिक में से हमारे जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, शॉर्ट भी बन सकते हैं इसी तरह से जो है, लेकिन 3 डिफरेंट किस्म के लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उम्मीद आपको जो है वो समझ आ गई होगी, तो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। इसमें मेरा ख्याल है कोई एक आधा सवाल आया भी हुआ है पेपर के अंदर, ये खास करके मेरा ख्याल है प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन वाला जो है, तो अलबत्ता आप इसे तैयार कर लें, और अगर कोई इशू हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।